राजस्थान थर्ड ग्रेड लाइब्रेरियन एग्जाम की तैयारी करने वाले तमाम विद्यार्थियों को मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि आप सभी को पता है कि राजस्थान में लाइब्रेरियन थर्ड ग्रेड का नोटिफिकेशन आ चुका है, जिसका एप्लीकेशन फॉर्म शुरू होगा आपके 5 मार्च 2025 से और आपका एग्जाम डेट रहेगा 27 जुलाई 2025 को। दोस्तों, अभी भी आपके पास 8 महीने हैं। अगर आपने सपना देखा है राजस्थान लाइब्रेरियन थर्ड ग्रेड बनने का, तो आप अभी से अगर तैयारी करते हो तो भी आपका सिलेक्शन 100% हो सकता है। उसका एकमात्र कारण है लाइब्रेरी साइंस का छोटा सा सिलेबस। इस छोटे से सिलेबस को अगर विद्यार्थी चाहे तो 2 महीने में सिलेबस पूरा कर सकता है। उसके बाद आराम से ज़्यादा रिवीजन करो, एमसीक्यू सॉल्व करो और प्रत्येक टॉपिक का कॉन्सेप्ट क्लियर करो दोस्तों। ठीक है दोस्तों, थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। आप लोगों के लिए मैं स्पेशली डेमो क्लासेस लेकर आया हूं। इससे पहले हमने सीसी पढ़ा है, अब हम डीडीसी टॉपिक पढ़ेंगे। जो भी विद्यार्थी पहली बार इस क्लास को देख रहे हैं उनसे मेरा विशेष निवेदन है कि आप हमारा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कीजिएगा, जिसका नाम है OSI फॉर लाइब्रेरी साइंस। इस क्लास की जो पीडीएफ है, यह पूरे भारत में कोई भी वैकेंसी आती है तो उसकी पीडीएफ जो है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जो भारत का सबसे बड़ा लाइब्रेरी और इंफॉर्मेशन साइंस का टेलीग्राम चैनल है। जो भी विद्यार्थी राजस्थान थर्ड ग्रेड की तैयारी करना चाहते हैं, पहले हमारा ऐप डाउनलोड करें और ऐप के अंदर जाकर डेमो क्लास जरूर देखें, फ्री कंटेंट जरूर देखें, ताकि आपको पता चलेगा कि हम कैसे पढ़ाते हैं और किस तरीके से आपको पढ़ना है। अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं दोस्तों, ये आपका नया सिलेबस है, ठीक है ना। सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या होता है कि लाइब्रेरियन कंपटीशन में 90% विद्यार्थियों का असफल होने का एकमात्र कारण है कि वो कभी भी सिलेबस को एनालिसिस नहीं करते हैं। मैंने यूट्यूब पर सिलेबस को एनालिसिस करने का एक वीडियो बनाया था, आप उस वीडियो को जरूर देखना, ताकि आपको पता चले कि सिलेबस में कौन कौन से टॉपिक और कैसे पढ़ना है। तो ये आपका नया सिलेबस है जो नोटिफिकेशन के साथ आया है, जिसमें आपके 4 यूनिट है। यूनिट 1 है यूनिवर्स ऑफ नॉलेज, यूनिट 2 है बिब्लियोग्राफिक डिस्क्रिप्शन, यूनिट 3 है नॉलेज ऑर्गेनाइजेशन। तो आज हम नॉलेज ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आज हम पढ़ेंगे डीडीसी। कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे दोस्तों? डीडीसी पढ़ेंगे। इस टॉपिक में से भी आपके एग्जाम के अंदर 3 से 4 क्वेश्चन जरूर परीक्षा के अंदर पूछा जाएगा। तो ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक में से इसे भी माना जाता है। तो आइए शुरुआत करते हैं। आज का जो टॉपिक है हमारा, जिसका नाम क्या है दोस्तों? डीडीसी है। क्या है दोस्तों? डीडीसी। तो सबसे पहले हम टॉपिक को शुरू करने से पहले कुछ चीज़ें मैं आपको बताना चाहता हूँ। आज का जो टॉपिक क्या है दोस्तों? डीडीसी। देखिए, जो भी विद्यार्थी इस समय इस क्लास को देख रहे हैं उनसे मेरा विशेष निवेदन है कि आप भी पेन और रजिस्टर मेरे साथ उठा लीजिए। जो जो चीज़ें मैं आपको लिखा रहा हूँ एक बार आप नोट्स बनाइए। नोट्स बनाने के बाद जब 2-3 बार रिवीजन करोगे तो ये टॉपिक आपका 100% क्लियर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं डीडीसी। ठीक है ना। तो सीधा सा सवाल, पहला सवाल ये बनता है कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ डीडीसी, कि डीडीसी की फुल फॉर्म क्या होती है? तो फुल फॉर्म होती है डीडीसी की डीवे डेसिमल क्लासिफिकेशन। क्या फुल फॉर्म होती है दोस्तों? डीवे डेसिमल क्लासिफिकेशन जो है डीडीसी की फुल फॉर्म होती है। पहला सवाल तो ये बनता है। अब आपके मन में सवाल बनेगा कि सर ये आखिरकार डीडीसी होता क्या? तो मैं बताना चाहता हूं कि डीडीसी एक पुस्तकालय वर्गीकरण पद्धति है। क्या है दोस्तों? पुस्तकालय वर्गीकरण पद्धति है, जो विश्व में सबसे ज्यादा इस वर्गीकरण पद्धति का प्रयोग किया जाता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि भाई डीडीसी क्या है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, सीधा सा सवाल बनेगा कि डीडीसी क्या है। तो इट इज ए लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन स्कीम। इट इज ए लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन स्कीम। ये एक पुस्तकालय वर्गीकरण पद्धति है। क्या है दोस्तों? एक पुस्तकालय वर्गीकरण पद्धति, पुस्तकालय वर्गीकरण पद्धति है। ठीक है। अब आपको पता है कि दोस्तों कि लाइब्रेरी के अंदर बहुत सारी किताबें होती है।
उन किताबों को हमेशा व्यवस्थित किया जाता है सब्जेक्ट के हिसाब से। ठीक है, जैसे मान लो कोई भी लाइब्रेरी है, जैसे आप जैसे अभी वर्तमान में लाइब्रेरियन बनने के लिए कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करोगे, और जैसे ही आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो आपके स्कूल के अंदर वहां पर क्या होगी, लाइब्रेरी होगी। क्या होगी, लाइब्रेरी। तो उस लाइब्रेरी में ध्यान रखना, उस लाइब्रेरी में किताबों का व्यवस्थापन, ध्यान रखना, किताबों का व्यवस्थापन, किताबों का व्यवस्थापन हमेशा सब्जेक्ट के अनुसार किया जाता है। किसके अनुसार किया जाता है दोस्तों, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट का मतलब होता है विषय, विषय के अनुसार किया जाता है। किसके अनुसार किया जाता है दोस्तों, विषय के अनुसार किया जाता है। ठीक है भाई, अगर आपकी किताब आपके सामने 500 किताब रख दी है, और 500 किताब रखने के बाद आपको कहा कि इसका क्लासिफाइड करो आप, तो आप अपनी लाइब्रेरी में उन किताबों को कैसे क्लासिफाइड करोगे, कैसे वर्गीकृत करोगे? तो आप क्या करोगे, सब्जेक्ट के हिसाब से। हिंदी की किताब है तो हिंदी की किताब एक जगह यहाँ रखोगे, मैथ्स की किताब को यहाँ रखेंगे, ठीक है ना, फिजिक्स की किताब को यहाँ रखेंगे, केमिस्ट्री की यहाँ रखेंगे। उसी तरीके से हम विषय के आधार पर ही या सब्जेक्ट के आधार पर हम उन किताबों को क्या करेंगे, व्यवस्थित करेंगे। लेकिन एक लाइब्रेरी के अंदर किताबों को व्यवस्थित करने के लिए कोई ना कोई एक वर्गीकरण पद्धति का हमें फॉलो करना पड़ता है। तो अगर हम डीडीसी की वर्गीकरण की पद्धति को फॉलो करते हैं तो डीडीसी का निर्माण जिन्होंने किया है उन्होंने हर विषय का एक नंबर दिया है, ताकि उस नंबर के आधार पर सीधा लाइब्रेरी के अंदर आने वाला कोई भी पाठक हो सीधा उस अलमारी के पास जाएगा और वो किताब उसको मिल जाएगी। तो उसके बारे में चर्चा करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि लाइब्रेरी में किताबों का जो व्यवस्थापन है वो हमेशा सब्जेक्ट के आधार पर होता है। किसके आधार पर होता है, सब्जेक्ट का आधार पर होता है। तो वर्ल्ड में सबसे पहले डीडीसी का निर्माण, ठीक है ना, डीडीसी का निर्माण जो है, डीडीसी का निर्माण किसके द्वारा किया गया था, मेलविल डीवी के द्वारा। किसके द्वारा दोस्तों, मेलविल डीवी के द्वारा किया गया था। ठीक है ना, कई बार परीक्षा के अंदर पूछा जाता है कि डीडीसी का निर्माण किसके द्वारा किया गया था, तो डीडीसी का निर्माण मेलविल डीवी के द्वारा किया गया था। ठीक है, तो हम थोड़ा सा डीडीसी के बारे में और भी बहुत सारी चीजें जानते हैं कि देखिए डीडीसी जो हम पढ़ रहे हैं ये ध्यान रखना है कि इट इज द वर्ल्ड ओल्डेस्ट लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन स्कीम। ध्यान रखना, पहली बात तो डीडीसी में ये विश्व की सबसे पुरानी, सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है, ये विश्व की सबसे पुरानी वर्गीकरण पद्धति है। ठीक है ना, ये विश्व की सबसे पुरानी वर्गीकरण पद्धति है। कई बार परीक्षा के अंदर पूछा जाता है विच इज द ओल्डेस्ट लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन स्कीम, विश्व की सबसे पुरानी पुस्तकालय वर्गीकरण पद्धति कौन सी है, ये पुस्तकालय कर देना यहाँ पर। ठीक है ना, विश्व की सबसे पुरानी वर्गीकरण पद्धति कौन सी है, वो कौन सी है दोस्तों, डीडीसी है। ठीक है, और डीडीसी, दूसरा डीडीसी के बारे में क्या है, और ये ध्यान रखना, विश्व में सर्वाधिक उपयोग की जाने वाली वर्गीकरण पद्धति भी कौन सी है, ये डीडीसी है। विश्व में सर्वाधिक उपयोग की जाने वाली वर्गीकरण पुस्तकालय वर्गीकरण पद्धति है। विश्व में सर्वाधिक उपयोग की जाने वाली पुस्तकालय वर्गीकरण पद्धति है। ठीक है ना, वर्गीकरण पद्धति है। तो ध्यान रखना है कि डीडीसी एकमात्र ऐसी वर्गीकरण पद्धति है, एक तो सबसे पुरानी तो है ही है, लेकिन वर्ल्ड में जितनी भी पब्लिक लाइब्रेरी है, कहाँ पर दोस्तों, पब्लिक लाइब्रेरी, तो ध्यान रखना वर्ल्ड में जितने भी पब्लिक लाइब्रेरी है सबसे ज्यादा पब्लिक लाइब्रेरी में किसका प्रयोग किया जाता है, वो किया जाता है डीडीसी का। तो वर्ल्ड में जितने भी पब्लिक लाइब्रेरी है, पब्लिक लाइब्रेरी जिसको हिंदी में कहते हैं सार्वजनिक पुस्तकालय, तो वर्ल्ड में जितने भी सार्वजनिक पुस्तकालय हैं, तो सार्वजनिक पुस्तकालय में सबसे ज्यादा कौन सी वर्गीकरण पद्धति का प्रयोग किया जाता है,
तो ये ध्यान रखना है कि डीडीसी का प्रयोग किया जाता है। और एक ध्यान रखना, मोस्ट पॉपुलर क्लासिफिकेशन स्कीम भी अगर हम मानते हैं, ठीक है ना, सबसे ज्यादा फेमस, ध्यान रखना, मोस्ट पॉपुलर क्लासिफिकेशन स्कीम, मोस्ट पॉपुलर लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन स्कीम, ठीक है ना, मोस्ट पॉपुलर लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन स्कीम जो है ये कौन सी है दोस्तों, यही है, ध्यान रखना। पॉपुलर का मतलब होता है प्रसिद्ध। अगर पूछा जाता है कि पब्लिक लाइब्रेरी में सबसे प्रसिद्ध वर्गीकरण पद्धति कौन सी है, डीडीसी। वर्ल्ड में सबसे ज्यादा उपयोग ली जाने वाली वर्गीकरण कौन सी है, पद्धति कौन सी है, डीडीसी। वर्ल्ड की सबसे पुरानी वर्गीकरण पद्धति कौन सी है, डीडीसी। ये चीज आपको ध्यान में रखना है। ये कई बार सवाल परीक्षा के अंदर पूछा जाता है, इसलिए आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब हम बात करते हैं थोड़ा सा डीडीसी के बारे में। देखिए, डीडीसी का निर्माण तो सबको पता है 1876 में हुआ था, ठीक है ना। डीडीसी का निर्माण सबको पता है 1876 में हुआ था। लेकिन मेलविन डीवी जो नाम है, आपको पता है जिन्होंने डीडीसी का निर्माण किया था, मेलविन डीवी ने 1873 में इस सिस्टम कौन सा भाई, डीडीसी वाला, इस सिस्टम को शुरू किया, ठीक है ना। इस सिस्टम को शुरू किया था जब वे एम हैरेस्ट, ये याद रखना, एम हैरेस्ट कॉलेज में छात्र थे। कॉलेज में क्या थे दोस्तों, छात्र थे, ठीक है ना, छात्र थे। तो जब मेलविन डीवी जो है कॉलेज के अंदर एक स्टूडेंट थे, क्या थे दोस्तों, छात्र थे, ठीक है ना। कॉलेज में एक स्टूडेंट थे, ठीक है ना। तो जब एक कॉलेज का नाम है एम हैरेस्ट कॉलेज। तो जब 1873 में मेलविन डीवी ने डीडीसी इस सिस्टम को शुरू किया था, 1873 में इन्होंने शुरू किया था, तो उस समय वो क्या थे, उस कॉलेज में क्या थे, वो एक छात्र थे। लेकिन डीडीसी को पब्लिश किया गया था, ध्यान रखना, ठीक है ना। डीडीसी को पब्लिश किया गया था, वो पब्लिश कब किया गया था, 1876 में किया गया था। कब किया गया था, 1876 में। तो कई बार सवाल पूछा जाता है कि मेलविन डीवी ने इस सिस्टम को कब डिवाइस किया था, ठीक है ना। तो ध्यान रखना, डिवाइस किया गया था 1873 में, जबकि पब्लिश किया गया था, देखो दो तरह के अंग्रेजी में वर्ड है। जब परीक्षा के अंदर आता है कि डीडीसी को डिवाइस किया गया था, तो जब डिवाइस आता है तो 1873 आ जाएगा। और जब परीक्षा के अंदर पूछा जाता है कि डीडीसी को पब्लिश किया गया था, तो पब्लिश किया गया तो 1876 आएगा। तो ये दो अंग्रेजी के वर्ड हैं, इन अंग्रेजी के वर्ड को आपको हमेशा अपने दिमाग में बैठाना है, ठीक है ना। उस अंग्रेजी के वर्ड को आपको दिमाग में बैठाना है। तो एमरेस्ट कॉलेज के अंदर जब वो स्टूडेंट थे, तो उन्होंने 1873 में डीडीसी को डिवाइस किया। फिर 3 साल बाद 1876 में डीडीसी को क्या किया गया दोस्तों, प्रकाशित किया गया था। ये चीज आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो ये सारी चीजें पता चल गई हैं। उसके बाद हम बात करते हैं कि मेलविन डीवी कौन है दोस्तों, मेलविन डीवी जो क्या है दोस्तों, वो डीडीसी के निर्माण करता, जिन्होंने डीडीसी का निर्माण किया था। तो मेलविन डीवी है जिनका जन्म, ध्यान रखना, ठीक है ना, जिनका जो जन्म हुआ था 1851 में इनका जन्म हुआ था, और 1931 में उनकी क्या हो गई थे, डेथ हो गई थी। ये तो क्या हो गया, बर्थ, ठीक है ना, और ये क्या हो गई, डेथ, ठीक है ना। 1851 में इनका जन्म हुआ था और 1931 में मेलविन डीवी की डेथ हो गई थी। तो मेलविन डीवी को क्या कहा जाता है पता है आपको, मेलविन डीवी को कहा जाता है फादर ऑफ मॉडर्न लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन, ठीक है ना। मेलविन डीवी को कहा जाता है फादर ऑफ मॉडर्न लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन, जिसे हिंदी में कहते हैं आधुनिक पुस्तकालय वर्गीकरण के पिता, आधुनिक
आधुनिक पुस्तकालय वर्गीकरण के पिता, वर्गीकरण के जनक क्या कहा जाता है दोस्तों? आधुनिक पुस्तकालय वर्गीकरण के जनक किसे कहा जाता है? मेलविन डीवी को कहा जाता है। यह सवाल कई बार पूछा गया है कि हु इज कॉल्ड एज द फादर ऑफ मॉडर्न लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन। तो आधुनिक पुस्तकालय वर्गीकरण के पिता किसे कहा जाता है? मेलविन डीवी को कहा जाता है, ध्यान रखना। ठीक है, तो मेलविन डीवी जो है आधुनिक पुस्तकालय वर्गीकरण के पिता कहा जाता है। तो हम डीडीसी के बारे में बात कर रहे थे। डीडीसी क्या जो है स्थापना कब हुई, किसके द्वारा हुई थी। अब हम डीडीसी के बारे में कुछ ऐसे महत्वपूर्ण चीजों के बारे में हम चर्चा करते हैं जो कई बार परीक्षा के अंदर पूछा जाता है। जैसे पूछा जाता है कि भारत में सबसे पहले डीडीसी का प्रयोग किसके द्वारा किया गया था। ठीक है ना, तो ये सीधा सा सवाल बनेगा कि भारत में सबसे पहले डीडीसी का प्रयोग पंजाब यूनिवर्सिटी में आशा डिकिंसन के द्वारा, व्यक्ति का नाम क्या है? आशा डिकिंसन के द्वारा किया गया था। आशा डिकिंसन के द्वारा किया गया था। ठीक है ना, तो आपको बताना चाहता हूं, थोड़ा सा मैं आपको इतिहास में ले जाना चाहता हूं। 1915 की बात है। ठीक है ना, तो पंजाब यूनिवर्सिटी में 1915 में पंजाब यूनिवर्सिटी के द्वारा अमेरिका से एक व्यक्ति को बुलाया जाता है जिसका नाम है आशा डिकिंसन। क्या नाम है दोस्तों? आशा डिकिंसन। तो आशा डिकिंसन अमेरिका का रहने वाला है और वो मेलविन डीवी का शिष्य है। कौन है दोस्तों? आशा डिकिंसन कौन था? मेलविन डीवी का शिष्य था, जिन्होंने मेलविन डीवी के अंडर में बहुत सारी चीजें सीखी थी। तो पंजाब यूनिवर्सिटी के द्वारा उनको बुलाया जाता है कि ताकि पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर जो लाइब्रेरी सिस्टम है, लाइब्रेरी साइंस के सिस्टम को कैसे चलाया जाए, किताबों का कैसा व्यवस्थापन हो, ये सारी जो चीजें हैं वो सीख सके, उसके बारे में बुलाया था। तो पहली बार पंजाब यूनिवर्सिटी के द्वारा पंजाब यूनिवर्सिटी में आशा डिक्सन के द्वारा डीडीसी का प्रयोग भारत के अंदर हुआ था। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं कि डीडीसी के अंदर जो एक क्या कह सकते हैं कि अंकन का प्रयोग होता है। तो आपको पता होना चाहिए अंकन दो प्रकार के होते हैं, शुद्ध अंकन और मिश्रित अंकन। तो ध्यान रखना है कि डीडीसी में हमेशा प्योर नोटेशन, ये याद रखना, परीक्षा के अंदर पूछा जाता है। प्योर नोटेशन, जिसको हिंदी में कहते हैं शुद्ध अंकन। क्या कहते हैं दोस्तों? शुद्ध अंकन। शुद्ध अंकन का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? शुद्ध अंकन का प्रयोग किया जाता है डीडीसी के अंदर। ठीक है, नोटेशन दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है प्योर, जिसमें केवल इंडो अरेबिक नंबर का प्रयोग होता है, आगे हम बात करेंगे। केवल प्योर नोटेशन का प्रयोग होता है, जबकि आपने पढ़ा है सीसी के अंदर मिश्रित अंकन, मिश्रित में छोटी एबीसीडी, बड़ी एबीसीडी और ग्रीक लेटर सब आ जाते हैं। लेकिन रंगनाथन ने केवल प्योर नोटेशन का ही प्रयोग किया था। आगे हम पढ़ेंगे भाई प्योर नोटेशन क्या है, उसके बारे में भी बात करेंगे। ठीक है, उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट बात करते हैं कि मेलविन डीवी ने, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं मैं आपको, मेलविन डीवी ने सबसे पहले अपनी वर्गीकरण पद्धति कौन सी भाई? मेलविन डीवी की कौन सी वर्गीकरण पद्धति? डीडीसी। अपनी वर्गीकरण पद्धति में इंडो अरेबिक नंबर, बहुत अच्छी बात है, ध्यान रखना, इंडो अरेबिक नंबर का प्रयोग किया था, ध्यान रखना। तो सबसे पहले ध्यान रखना है इंडो अरेबिक नंबर का प्रयोग किसने किया था? ये सवाल कई बार पूछा जाता है। इंडो अरेबिक नंबर का मतलब समझते हो? इंडो अरेबिक नंबर कहते हैं 0 से 9। ठीक है ना, 0 से 9।
तो मेलविन डेवी पहले व्यक्ति थे जिन्होंने सामान्य इंडो अरेबिक नंबर का अपनी वर्गीकरण पद्धति का निर्माण किया था। अब इन्होंने वर्गीकरण पद्धति में इंडो अरेबिक नंबर का प्रयोग क्यों किया था? क्योंकि अलग अलग विषय की किताबें थी, उन अलग अलग विषयों को कोई ना कोई तो नंबर देना पड़ेगा। भाई वर्गीकरण करेंगे तो हमें कैसे पता चलेगा कि भाई साइंस की किताब कौन सी है, इंग्लिश की कौन सी है? तो रंगनाथन ने क्या किया कि अपनी वर्गीकरण पद्धति में किताबों को नंबर देने के लिए, बुक्स को सब्जेक्ट के हिसाब से नंबर देने के लिए इंडो अरेबिक नंबर का प्रयोग किया। लेकिन इन्होंने इंडो अरेबिक नंबर का प्रयोग करने के लिए 3 डिजिट का प्रयोग किया था। कितने डिजिट का? 3 डिजिट का प्रयोग किया गया था। कितने डिजिट का प्रयोग किया था? 3 डिजिट का प्रयोग किया था। और 3 डिजिट कहाँ से शुरू होती है? 00 से 999 तक। 00 से 999 तक, 99 तक जो है ये जो है टेबल चलती है दोस्तों। ठीक है, तो इसकी एक टेबल बनती है। मैं टेबल आपको याद कराना चाहता हूँ कि देखिए एक ट्रिक है, इस ट्रिक को आपको याद करना है। ठीक है, और ट्रिक क्या है दोस्तों? GPRS, लपटा, LPTA लपटा और LH। ठीक है, तो रंगानाथन ने शुरू किया था 000। तो 000 पे कौन सा सब्जेक्ट दिया इन्होंने? जी का मतलब क्या हो गया? जनरल वर्क। जी का मतलब क्या हो गया? जनरल वर्क। दूसरा है फिर सो में क्या दिया? पी से क्या हो जाएगा? फिलोसॉफी। तो 100 पे इन्होंने कौन सा सब्जेक्ट बांटा है भाई? फिलोसॉफी। फिर है 200 पे आर से क्या हो जाएगा? रिलीजन का मतलब होता है धर्म। क्या होता है? धर्म। फिर आता है एस, 300 पे इन्होंने दिया एस का मतलब क्या हो गया? सोशल साइंस का मतलब होता है सामाजिक विज्ञान। फिर आता है 400 पे एल से क्या हो जाएगा? लैंग्वेज का मतलब होता है भाषा। फिर आता है 500 पे क्या दिया? 500 पी से क्या हो जाएगा? प्योर साइंस। क्या हो जाएगा? प्योर साइंस हो जाएगा। फिर आता है 600, तो 600 पे क्या आ जाएगा? टी से क्या हो जाएगा? लपटा। टी से टेक्नोलॉजी। टी से क्या हो जाएगा दोस्तों? टेक्नोलॉजी हो जाएगा। टी से टेक्नोलॉजी। फिर 700 पे आता है ए से हो जाएगा आर्ट एंड रिक्रिएशन। क्या हो जाएगा? आर्ट एंड रिक्रिएशन। फिर आता है 800 पे ध्यान रखना एल दूसरे एल का मतलब क्या हो गया? दूसरे एल का मतलब हो गया लिटरेचर। क्या हो गया? लिटरेचर। और तीसरा आता है एच। ठीक है, तो 900 पे इन्होंने एच का मतलब होता है हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी। तो हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी। ठीक है दोस्तों, तो मेलविन डेवी पहले व्यक्ति थे जिन्होंने इंडो अरेबिक नंबर का प्रयोग किया था। लेकिन मेलविन डेवी ने 3 डिजिट का प्रयोग किया। देखिए डीडीसी की 3 समरी होती है। ठीक है ना, डीडीसी की कितनी समरी होती है दोस्तों? तो डीडीसी की ध्यान रखना 3 समरी होती है। ठीक है ना, तो सबसे पहले फर्स्ट समरी। तो फर्स्ट समरी में क्या होता है? मेन क्लास होती है। ठीक है ना, फर्स्ट समरी में 10 मेन क्लास होती है। क्या होती है? 10 मेन क्लास होती है, जो ये रही दोस्तों, ये फर्स्ट समरी होती है। ठीक है, सेकेंड समरी में क्या होता है? सेकेंड समरी में डिवीजन होता है। 100 होता है, उसको हम क्या कहते हैं? डिवीजन कहते हैं। क्या कहते हैं? डिवीजन कहते हैं हम। फिर उसके बाद थर्ड समरी। तो थर्ड समरी में क्या होता है कि 1000 सेक्शन होते हैं। क्या होते हैं? 1000 सेक्शंस होते हैं। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षा के अंदर पूछा जाता है कि मेलविन डेवी ने सोशल साइंस के लिए कौन से नंबर दिए? तो सोशल साइंस के लिए नंबर दिए इन्होंने 300। कौन सा दिया दोस्तों? 300 दिया है। फिर पूछा जाएगा कि मेलविन डेवी ने प्योर साइंस के लिए कौन से नंबर दिए हैं? तो प्योर साइंस के लिए दिए हैं 500। क्या दिए दोस्तों? 500 दिए। अब प्योर साइंस के अंदर ध्यान रखना है मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, बॉटनी सब आ जाते हैं। अगर यहाँ पर प्योर साइंस पूछ लिया, अगर मान लो प्योर साइंस से पूछ लिया भाई मैथ्स के लिए कौन से नंबर है, तो ध्यान रखना 500 पे तो साइंस है, लेकिन मैथ्स के लिए क्या आ जाएगा? 510 हो जाएगा।
क्या हो जाएगा, 510 हो जाएगा, जो कि ये क्या कहलाएगी, सेकंड समरी कहलाती है। क्या कहलाती है, सेकंड समरी कहलाती है। ठीक है दोस्तों, तो इसलिए इन्होंने इंडो अरेबिक नंबर के माध्यम से इन्होंने किया था, और आपको रटने की जरूरत नहीं है, मैंने एक ट्रिक बनाई है, जीपीआरएस लपटा एलएच। क्या है दोस्तों, जीपीआरएस लपटा एलएच। तो जीपीआरएस लपटा एलएच इस फॉर्मूले के हिसाब से आप इस टेबल को याद कर लीजिएगा, एक सवाल 100% परीक्षा के अंदर पूछा जाएगा। ठीक है ना, तो अपन को ये तो है फर्स्ट समरी, जिसके अंदर 10 मेन क्लास हो गई, ये 10 मेन क्लास हो गई। फिर इसी के अंदर और सब्जेक्ट आते हैं, जैसे प्योर साइंस के अंदर तो 510 पे मैथ्स आ गया, 520 पे आगे और सब्जेक्ट आएगा, फिर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, बॉटनी, जूलॉजी, ये हो गया। ठीक है ना, तो अब जैसे मान लीजिए ये 400 पे लैंग्वेज आ गया, 410 पर और भी कोई लैंग्वेज है, ठीक है ना, बहुत सारी लैंग्वेजेस है वर्ल्ड में, वो उसके हिसाब से वो टेबल आगे से आगे चलती रहती है। ठीक है, तो आज डीडीसी का हमारा पहला क्लास है। मैं ज़्यादा आपको कॉम्प्लेक्स नहीं बनाना चाहता हूँ टॉपिक को, यूँ तो बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन हम जब सेकंड पार्ट पढ़ेंगे ना, उसके अंदर और ज़्यादा हम थोड़ा डिटेल से पढ़ेंगे। आज मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि डीडीसी को पढ़ना कैसे है, किस तरीके से अपन को पढ़ना, कैसे शुरुआत करनी है और कैसे सवाल पूछा जाता है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं आगे कि डीडीसी किस प्रकार की वर्गीकरण पद्धति है, डीडीसी की प्रजाति क्या है। तो आपको बताना चाहता हूं कि डीडीसी इज एन ऑलमोस्ट इन्यूमरेटिव क्लासिफिकेशन स्कीम। ठीक है ना, तो ध्यान रखना है कि डीडीसी एक लगभग परिगणात्मक पद्धति है। ये डीडीसी की एक प्रजाति होती है, वहाँ पर दो प्रकार की प्रजाति होती है, एक होती है परिगणात्मक प्रजाति होती है, एक होती है पक्षात्मक। तो डीडीसी क्या है, एक लगभग परिगणात्मक पद्धति है। कौन सी है दोस्तों, परिगणात्मक। तो ध्यान रखना, परीक्षा के अंदर सवाल पूछा जाता है कि डीडीसी किस प्रकार की प्रजाति है। तो डीडीसी हमेशा लगभग परिगणात्मक पद्धति में आती है। किस में आती है, लगभग परिगणात्मक पद्धति में आती है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि वे जो है ज्ञान जगत की 3 संरचना होती है। ठीक है, दो में बांटते हैं तो डिकोटॉमी, 10 में बांटते हैं तो डेकाटॉमी हो गया। ठीक है ना, लेकिन डीडीसी जो है किसका उदाहरण है, तो डीडीसी उदाहरण है डेकाकोटामी। किसका उदाहरण है दोस्तों, डीडीसी डेकाकोटामी उदाहरण है। देखिए, डीडीसी इज एन एग्जाम्पल ऑफ डेकाकोटामी। देखिए, डेकाकोटामी का मतलब होता है 10 में विभाजन। किस में विभाजन दोस्तों, 10 में विभाजन। ठीक है ना, देखिए दो भागों में बांटने को क्या कहते हैं, डिकोटॉमी कहते हैं। 10 भागों में बांटने को क्या कहते हैं, डेकाकोटामी कहते हैं। और उस 10 से ज्यादा हो तो पोलीकोटामी, बहुविभाजन में क्या हो जाएगा, पोलीकोटामी हो गया। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है कि डीडीसी किसका उदाहरण है, तो डीडीसी ध्यान रखना है डेकाकोटामी यानी 10 में विभाजन, क्योंकि डीडीसी को मेन क्लास कितनी होती है, 10 मेन क्लास होती है, 10 में बांटा गया है, इसलिए ध्यान रखना ये सवाल कई बार पूछा जाता है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं कि डीडीसी में, ठीक है ना, ठीक है, तो इस वर्गीकरण पद्धति में ठीक है ना, पुस्तकों को अलमारियों में, अलमारिया का मतलब क्या होता है, सेल्फ। ठीक है ना, सेल्फ होता, क्या होता है दोस्तों, सेल्फ। तो इस वर्गीकरण पद्धति में पुस्तकों को अलमारियों में व्यवस्थित करने के लिए किसका प्रयोग किया था, मेलविन डेवी ने। तो अलमारी में व्यवस्थित करने के लिए डेसिमल फ्रैक्शन नोटेशन का प्रयोग किया। व्यवस्थित करने के लिए मेलविन डेवी ने
मेलविन डीवी ने किसका प्रयोग किया दोस्तों? डेसिमल फ्रैक्शन डेसिमल फ्रैक्शन नोटेशन का प्रयोग किया गया था। तो ये कई बार सवाल परीक्षा के अंदर पूछा जाता है कि जो है डेसिमल फ्रैक्शन नोटेशन का प्रयोग किसने किया था? तो ध्यान रखना है, डेसिमल फ्रैक्शन नोटेशन का प्रयोग मेलविन डीवी ने किया था अपनी वर्गीकरण पद्धति में किताबों को जो है व्यवस्थित करने के लिए। जैसे डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन ने अपूपा पैटर्न को फॉलो किया था, आपने पढ़ा होगा सीसी के अंदर। तो सीसी के अंदर जो है डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन ने फॉर द अरेंजमेंट ऑफ द बुक्स, किताबों को व्यवस्थित करने के लिए रंगनाथन ने जो है कॉलम क्लासिफिकेशन में अपूपा पैटर्न का प्रयोग किया था। किसका प्रयोग किया था दोस्तों? अपूपा पैटर्न का प्रयोग किया था। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। ये कई बार सवाल पूछा जाता है और विद्यार्थी कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं आगे। तो वर्तमान में डीडीसी का पब्लिकेशन कौन करता है? तो ध्यान रखना है, वर्तमान में डीडीसी का प्रकाशन कौन करता है दोस्तों? ओसीएलसी। कौन करता है दोस्तों? ओसीएलसी के द्वारा वर्तमान में डीडीसी का प्रकाशन किया जाता है, ठीक है ना। ये डीडीसी, ये ओसीएलसी के पास जो ये कॉपीराइट है, ठीक है ना, कि ओसीएलसी के पास अब ये कॉपीराइट होल्डर कौन हो गया? तो कॉपीराइट होल्डर कौन हो गया? ओसीएलसी हो गया। और कब से कॉपीराइट होल्डर है इनके पास? 1988, 1988 से ओसीएलसी के पास डीडीसी को पब्लिश करने का क्या है दोस्तों? कॉपीराइट है। ये सवाल 50 बार पूछा गया था, केवीएस हो चाहे कोई कंपटीशन एग्जाम हो, ये सवाल हमेशा परीक्षा के अंदर पूछा जाता है और विद्यार्थी हमेशा ऐसे सवालों में कंफ्यूज हो जाता है दोस्तों, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं कि डीडीसी के वर्तमान में कितने एडिशन है। तो ध्यान रखना है, डीडीसी के वर्तमान में कितने संस्करण है दोस्तों? तो डीडीसी के वर्तमान में 23 संस्करण है। कितने संस्करण है दोस्तों? डीडीसी के वर्तमान में 23 संस्करण है। तो कई बार परीक्षा के अंदर पूछा जाता है कि डीडीसी को कितने जो है एडिशन में प्रकाशित किया गया आज तक। तो ध्यान रखना, डीडीसी को 23 एडिशन में प्रकाशित किया गया था। आपको पता है, इतिहास में एक बहुत बड़ी चीज बताना जा रहा हूं मैं। इतिहास में एक साल है 1876, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए 1876 जो ये ईयर है, एक वर्ष है। 1876 एक ऐसा इतिहास का वर्ष है, उस समय 3 बड़े कार्य हुए थे, ठीक है ना। 1876 में एक ऐसा साल है जिसमें 3 बड़े कार्य हुए थे। पहला बड़ा कार्य हुआ था कि वर्ल्ड की सबसे पुरानी वर्गीकरण पद्धति का निर्माण हुआ, ठीक है ना। वर्ल्ड में सबसे ज्यादा उपयोग की जाने वाली वर्गीकरण पद्धति का निर्माण हुआ, वो डीडीसी 1876 में हुआ। पहला बात तो ये ध्यान रखना। विश्व की सबसे पुरानी वर्गीकरण पद्धति कौन सी है? डीडीसी। सबसे ज्यादा उपयोग में ली जाने वाली वर्गीकरण पद्धति कौन सी है? डीडीसी। पब्लिक लाइब्रेरी में सबसे पॉपुलर वर्गीकरण पद्धति कौन सी है? डीडीसी, जो 1876 में विकसित हुई थी, ठीक है। दूसरा कार्य यह हुआ था कि विश्व का सबसे पुराना पुस्तकालय संघ कौन सा था? तो ध्यान रखना, विश्व का सबसे पुराना लाइब्रेरी एसोसिएशन पुस्तकालय संघ कौन सा था? अमेरिकन एएलए। तो एएलए की फुल फॉर्म क्या होती है? अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन। तो अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन की भी स्थापना कब हुई थी दोस्तों? 1876 में हुई थी। कब हुई थी? 1876 में हुई थी, ये ध्यान रखना है। और तीसरा कार्य क्या हुआ? पुस्तकालय विज्ञान की पहली जनरल, फर्स्ट जनरल यानी पहली पत्रिका, ठीक है ना, पहली पत्रिका जो मेलविन डीवी के द्वारा शुरू की गई थी, पहली पत्रिका जिसका नाम है लाइब्रेरी जनरल। क्या नाम है दोस्तों? उस पत्रिका का नाम है लाइब्रेरी जनरल। तो लाइब्रेरी जनरल को भी 1876 में प्रकाशित किया गया था। और किसके द्वारा प्रकाशित किया गया था? मेलविन डीवे के द्वारा। किसके द्वारा दोस्तों? मेलविन डीवे के द्वारा प्रकाशित किया गया था, ठीक है ना। तो 1876 जो है
ये ऐसा वर्ष है जहां पर तीन शानदार कार्य हुए। पहला, डीडीसी का निर्माण हुआ। दूसरा, विश्व का सबसे पुराना पुस्तकालय संघ की स्थापना हुई। और तीसरा, पहली जो जनरल है, पहली पत्रिका है जिसका नाम है लाइब्रेरी जनरल, जो 1876 में मेलविन डीवी के द्वारा शुरू की गई थी। ठीक है दोस्तों, अचानक याद आ गया तो चलो मैंने कहा आपको बता दिया जाए। ठीक है दोस्तों, तो वर्तमान में डीडीसी के कितने एडिशन है? तो वर्तमान में 23 एडिशन है। उन 23 एडिशन के बारे में आज हम चर्चा करते हैं दोस्तों। देखिए, 23 एडिशन आपको ज़्यादा रटने की जरूरत नहीं है मैं, लेकिन ये टेबल बनाना बहुत ज़्यादा जरूरी है। जो ये टेबल मैंने लिखा ही है, ये टेबल आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। ये कंप्लीट टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगी। इस वीडियो के बाद हम टेलीग्राम चैनल पर जितने भी मेन क्लास है, चाहे कोलन क्लासिफिकेशन की मेन क्लास हो, चाहे डीडीसी की हो, चाहे यूडीसी की हो, तीनों की मेन क्लास की पीडीएफ आप डाल देंगे। उस पीडीएफ से आप क्या कर लेना, उसका प्रिंट आउट निकाल देना। ठीक है, तो डीडीसी के वर्तमान में 23 एडिशन है। पहला एडिशन है आपका 1876 में, जिसके एडिटर खुद कौन थे? ये मेलविन डीवी थे। दूसरा एडिशन आया था 1875 में, सॉरी 1885 में। तो मेलविन डीवी के साथ कौन थे? तो ध्यान रखना है, WS बिस्को। कई बार परीक्षा के अंदर पूछा जाता है कि डीडीसी का सेकेंड एडिशन मेलविन डीवी के द्वारा एडिट किया गया था, उनके साथी का नाम बताओ। तो उनके साथी का नाम क्या होगा? तो साथी का नाम आपको ध्यान रखना है, WS बिस्को। थर्ड एडिशन में भी यही था। तो थर्ड एडिशन कब आया था? 3 साल बाद। तो देखिए, पहला तो आया था आपके 1876 में, फिर उसके बाद 1885 में। इसमें आप 3 जोड़ दो तो क्या हो जाएगा? 1888 हो जाएगा। फिर इसके अंदर 3 जोड़ दो तो क्या हो जाएगा? 1891 हो जाएगा। फिर इसके अंदर 3 जोड़ दो तो क्या हो जाएगा? 1894 हो जाएगा। तो शुरू के आपके 5 आपको याद करना है, रटने की जरूरत नहीं है। आपको रटने की जरूरत नहीं है भाई। पहला एडिशन आप सबको पता है कि पहला एडिशन 1876 में आया है। दूसरा आपको ध्यान रखना है 1885 में आया था, 9 साल बाद। कितने साल बाद? सॉरी, हाँ, 9 साल बाद आया था। फिर उसके बाद तीसरा 3 साल जोड़ दो, 85 में 3 जोड़ो तो कितना हो जाएगा? 88। चौथा एडिशन कब आया? 3 साल और जोड़ दो तो 88 में 3 जोड़ दो, 91। फिर 3 और जोड़ दो तो क्या हो जाएगा? 1894 हो जाएगा। तो शुरुआत के 5 एडिशन आपको याद रखना बहुत ज्यादा जरूरी है, ध्यान रखना। ठीक है, तो शुरुआत दूसरे और तीसरे एडिशन के साथी कौन थे? तो इस साथी का नाम है WS बिस्को और WS बिस्को हो जाएगा। ठीक है, अब चौथा एडिशन ध्यान रखना है, किसके एडिटर थे? ई में सेमूर हो गया। ये भी 2, EM सेमूर 3, EM सेमूर 4, EM सेमूर 5, EM सेमूर 6 और EM सेमूर 7। तो ध्यान रखना है कि लगातार 7, अगर परीक्षा के अंदर पूछा जाता है कि डीडीसी में 7 एडिशन को किसने संपादित किया था? तो 7 एडिशन को संपादित करने वाला व्यक्ति का नाम क्या है दोस्तों? ये है ई में सेमूर है, ध्यान रखना। तो यूं भी पूछा जा सकता है डीडीसी में सबसे ज्यादा जो है एडिशन को एडिट करने वाला व्यक्ति का नाम क्या है? तो सबसे ज्यादा एडिट किसने किया था? EM सेमूर ने किया था। और कितनी बार? 7 बार। 7 एडिशन को लगातार उसके वो क्या थे दोस्तों? एडिटर थे, संपादन का कार्य किया था। फिर 11, 12, 13, 14, 15 हो गया। ठीक है ना। फिर उसके बाद पीछे से 5 आपको याद रखना है, पीछे से 5 आपको याद रखना है। तो ध्यान रखना, 19वां कब आया था? 1969 आया था, जिसके एडिटर कौन थे? बेंजामिन ए क्लस्टर थे। इसके अंदर जोड़ दो 10, तो 10 जोड़ दिया तो क्या हो जाएगा? 1989 हो जाएगा। उसके हो गए JP कैमरोनी। और ये तो तीनों आपको एनी टाइम याद होना चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। तीनों के एडिटर कौन है? मिस JS मिचेल, मिस JS मिचेल, GS मिचेल। तो 21वां एडिशन कब आया था? 1996 में। 22वां कब आया था? 2003 में। और 23वां कब आया था? 2011 में। ठीक है दोस्तों, 2011 के अंदर आया था। तो जो चीजें मैंने आज पढ़ी है, आप भले कोई भी पेपर उठा के देख लेना, जो आपने अभी पढ़ी है, आप कोई भी पेपर उठा के देख लेना, 1 या 2 सवाल आपको 100% मिलेगा
जो आज आज मैंने पढ़ाया। हालांकि डीडीसी ऐसी कम से कम 3-4 क्लास में पूरी होगी, आज ये पहली क्लास है। तो पहली क्लास के अंदर मैंने आपको एक तरीका बताया है। मैंने लाइब्रेरी साइंस सब्जेक्ट को इतना इजी कर दिया है कि आपको केवल एक कंटेंट की थाली परोस रहा हूँ, बस उस थाली को केवल खाना है आपको। बाकी सारी चीज़ें मेहनत कर ली है मैंने, सारे कंटेंट ले लिए हैं, आपको एक ही जगह पर सारा कंटेंट मिल जाएगा। बस शर्त यही है कि एक बार नोट्स बना लीजिए, उसके बाद आपको खुद को पता चल जाएगा कि लाइब्रेरी साइंस को कैसे पढ़ा जाता है। वर्तमान में प्रॉब्लम क्या है, स्टूडेंट को पता ही नहीं है कि लाइब्रेरी साइंस कैसे पढ़े, कहाँ से पढ़े और नोट्स कैसे बनाए। आजकल मार्केट के अंदर किताब लेकर आएंगे और किताब से वो पढ़ना शुरू करेंगे, किताब से उनको समझ में नहीं आएगा। क्योंकि दोस्तों लाइब्रेरी साइंस के जो रचयिता हैं मेलविन डीवी, वो अमेरिका के थे, वो इंग्लिश के जानकार थे। और भारत में पुस्तकालय विज्ञान के जनक कौन है, डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन, जो साउथ इंडियन थे, और साउथ में इंग्लिश चलती है। जब तक आप लाइब्रेरी साइंस को हिंदी इंग्लिश दोनों में, अर्थात जब तक आप बाईलिंगुअल में नहीं पढ़ोगे, तब तक लाइब्रेरी साइंस आपको कभी नहीं आ सकती है। लाइब्रेरी साइंस में आपका सिलेक्शन हो ही नहीं सकता। अगर कोई विद्यार्थी कहता है कि मैं केवल हिंदी मीडियम की किताब पढ़कर मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, ऐसा संभव नहीं है, वो बहुत बड़ी गलती कर रहा है। तो इसलिए मैंने आप लोगों के लिए बाईलिंगुअल कंटेंट तैयार किया। तो कई जगह पर ऐसे कुछ वर्ड होते हैं अंग्रेजी के, वो वर्ड आपको ध्यान रखना है, क्योंकि परीक्षा के अंदर हमेशा इतनी शुद्ध हिंदी आती है कि आप ऑप्शन को ढूंढ नहीं पाओगे, ऑप्शन को पहचान भी नहीं पाओगे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, और हमारा एक ऑनलाइन स्कूल इंडिया का टैगलाइन है। ये हमने टैगलाइन इसलिए बनाया है क्योंकि पिछली बार भी हमने राजस्थान में 120 से ज़्यादा विद्यार्थियों का सिलेक्शन दिया। हमने केवीएस में भी करीबन जो है केवीएस में ज़्यादा मेरिट रही थी, 50 से ज़्यादा केवीएस में दिया, 100 से ज़्यादा ईएमआरएस में दिया। अभी 34 पदों पर वैकेंसी आई थी जोधपुर हाईकोर्ट की, 10 से ज़्यादा विद्यार्थी हमारे यहाँ से लगे थे। यूजीसी नेट हर कंपटीशन एग्जाम में अगर हम सिलेक्शन का रेशियो देखा जाए तो ऑनलाइन स्कूल इंडिया का रहा था, जिसका कारण है कि जब तक लिखोगे नहीं तब तक सीखोगे नहीं। बहुत सारे विद्यार्थी कहते हैं पीडीएफ दे दो सर, नहीं, मैं पीडीएफ आपको नहीं दूंगा। आपके लिए अगर आप लिख सकते हो, जो विद्यार्थी लिख नहीं सकता है, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि लाइब्रेरियन नहीं बन सकता। आप भले आजमा के देख सकते हो। आप सोच रहे हो कि मैं मार्केट से किताब लेके आऊँगा और किताब के अंडर में अंडरलाइन करूँगा, इंपॉर्टेंट लगा लूँगा और मुझे लाइब्रेरी साइंस याद हो जाएगी, ऐसा संभव ही नहीं हो सकता। तो आपके लिए मैं शानदार कोर्स, हमने कंटेंट शुरू किया है। सबसे पहले हम आपको दे रहे हैं रिकॉर्डेड क्लास, ठीक है ना। रिकॉर्डेड क्लासेस में क्या है कि हर एक टॉपिक का वीडियो है, वीडियो के नीचे पीडीएफ है और पीडीएफ के नीचे टेस्ट दिया हुआ है। तो पहले आप पीडीएफ से क्या बनाना होगा, नोट्स बनाना होगा। पहले आप नोट्स बनाइए, नोट्स के साथ वीडियो देखिए और वीडियो के साथ टेस्ट दीजिए। उसके बाद आपको रिवीजन करना है, तो लाइव एमसीक्यू क्लास से आप क्या कीजिए दोस्तों, आप बढ़िया से रिवीजन कीजिए ताकि आपके अंदर और ज़्यादा कॉन्फिडेंस आएगा, ठीक है। और आपका स्पेशली थर्ड ग्रेड का लाइव बैच हम बहुत जल्द, सेकंड ग्रेड का एग्जाम के बाद हम थर्ड ग्रेड का लाइव बैच शुरू करेंगे। पिछली बार 2022 में ये नैना सैनी पूरे राजस्थान में 3rd रैंक प्राप्त की थी, टॉपर रही थी नैना सैनी, सबसे बड़ी बात है। और दूसरा जो है, और 120 से ज़्यादा विद्यार्थी ऑनलाइन स्कूल इंडिया से सेलेक्ट हुए हैं। ये चीज़ें मैं आपको बताना चाहता हूँ। और हमने राजस्थान का जो है थर्ड ग्रेड का बैच हमने शुरू कर दिया है। आप सभी से मेरा विशेष निवेदन है, एक छोटा सा सिलेबस है, सेकंड पार्ट का एक बार नोट्स बना लीजिए, एक बार रिवीजन कर लीजिए, ताकि जब आप नोट्स बना लोगे, रिवीजन कर लोगे, तो प्रत्येक टॉपिक 80% आपको क्लियर हो जाएगा। और जब मैं लाइव बैच शुरू करूंगा तो आपका 100% टॉपिक क्लियर हो जाएगा और आपका 100% सिलेक्शन भी सुनिश्चित हो जाएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का जिन्होंने, विद्यार्थियों ने अभी तक ये तीनों किताबें नहीं मंगाई हैं। तो ये मेरी PYQ है, इन किताबों को एक बार मंगा लीजिए ताकि आपको पता चलेगा कि वास्तव में क्वेश्चन का लेवल क्या है। और हमने हर पेज के नीचे आंसर दिया हुआ है। और इस किताब की सबसे बड़ी खूबसूरती है, ये किताब बाइलिंगुअल है। मैं फिर से कह रहा हूँ, अगर कोई भी विद्यार्थी चाहे भले हिंदी मीडियम से पढ़ रहा है, अगर आपने क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश दोनों में पढ़कर नहीं सॉल्व किए तो आपका सिलेक्शन हो ही नहीं सकता है। ये लाइब्रेरी साइंस है, एक टेक्निकल सब्जेक्ट है। तो आप अभी से एक आदत डाल दीजिए कि क्वेश्चन और ऑप्शन कम से कम
कम से कम क्वेश्चन और आंसर हम बाइलिंगुअल पढ़े, हिंदी इंग्लिश दोनों में पढ़े, ताकि आपको ये आदत पड़ जाएगी। और अभी इन तीनों किताबों पर ऑफर चल रहा है। ये किताब मंगाने के लिए आप ऐप डाउनलोड कीजिए। ऐप का नाम है माई बुक पिकअप। ऐप का नाम क्या है दोस्तों? माई बुक पिकअप ऐप को डाउनलोड कीजिए और घर बैठे हिंदुस्तान के किसी भी कोने में बैठे आप किताब मंगा सकते हो। और आप इस किताब का लिंक के लिए एक नंबर दे रहा हूँ 8949992361। इस नंबर पे आप कभी भी कॉल या मैसेज कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ये क्लास कैसी लगी आपको एक बार जरूर कमेंट करना। इस क्लास को अन्य ग्रुप में भी शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को भेजिए, ताकि उनको पता चले कि भाई लाइब्रेरी साइंस को कैसे पढ़ी जाती है। मेरा उद्देश्य है कि मैं आपको सिखाऊं कि लाइब्रेरी साइंस को ऐसे पढ़ा जाता है, ऐसे नोट्स बनाए जाते हैं, ऐसे जो है याद किया जाता है, इस तरीके से सवाल बनते हैं, ताकि आपको किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं हो दोस्तों। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। थैंक यू।